सर तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि हमारे पास ना वो जो मैंने आपको बताया था कि कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए और रेस्पिरेशन चेक करने के लिए मात्र 5 से 10 सेकंड ही होते हैं। कितने? 5 से 10 सेकंड में आपको ये इतनी देर में ऑब्जर्व कर लेना है कि आपको सीपीआर करना है या नहीं करना है ना? तो मैं कहूंगा कि आप रेडियल पल्स ना चेक करके सीधा कैरोटिड पल्स पे आ जाइए, है ना? आपने नेक को ऐसे टिल्ट किया और यहाँ पे आपने फिंगर रखी, ठीक? मुझे तो मिल रही है पल्स इतनी, ठीक है? तो पल्स मिल रही है मतलब सीपीआर नहीं करना है। रेडियल भी मिल रही है, कैरोटिड भी मिल रही है, सीपीआर नहीं करना है, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कि चेस्ट का रेस्पॉन्स, जैसे मैंने बोला ना, फिंगर से ऐसे चेक कर सकते हैं, ब्रीथ आ रही है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि चेस्ट भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आ रहे हैं ना, देखिए पेट उठ रहा है, बैठ रहा है ना? तो आप ये पूरा रेस्पॉन्स देख सकते हैं। फिंगर लगा के भी आपने ऐसे देख लिया कि रेस्पॉन्स आ रहा है, भाई चलो ठीक है। तो ये तो होश में है, तो इनका सीपीआर नहीं करना है। फिर करना क्या है, इनको हमें करवट दिला देनी है। तो सर आप थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मेरा एक हाथ बिजी है ना, तो आप ऐसे करके करवट दिला देंगे, इनको ऐसे करके, इस पैर को आप थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे करके, अब आराम से रखिए उसे, ऐसे करके, ऐसे हमें करवट दिला देनी है। इससे क्या फायदा होगा, ये रेस्ट मोड पोजीशन है। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत मुंह में पानी है, ठीक है, या फिर उल्टी आई है, कुछ ऐसा हुआ है, तो ये आराम से बाहर की तरफ ड्रोलिंग हो जाएगी, मतलब जो मुंह में स्लाइवा है, पानी है, कुछ भी है, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है रेस्ट पोजीशन, ठीक है? तो ये तो तब हो गया कि हमें सीपीआर नहीं करना है। अब आप बेहोशी का कारण पता करें, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, लेकिन उससे पहले वो बताएगा कि मेरे को सिर में दर्द रहता है या मुझे बीपी बढ़े की शिकायत रहती है ना? जिसकी शुगर डाउन जाएगी उसको भी ये पता रहेगा कि मेरी शुगर लो रहती है या हाई रहती है, ठीक है? और क्या कारण हो सकता है? सर आप सीधे इधर। अब आप देखते हैं आपके स्कूल में ना बच्चे सडन फेंट हो जाते हैं, है ना? कोई बच्चा ऐसा होता है वो सडन फेंट हो जाता है, तब क्या करना होगा? तब आप एक बार फट से उसकी ना रेडियल पल्स देख लीजिए, पल्स आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कम मिले, तो आपको दोनों को सर थोड़ा हेल्प करेगा ना पैर उठाने में अपने, है ना? ऐसे करके से नीचे रखिए, तो वो तो भी बेहोश है, ये तो थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए आप उसके फुट रेस कर देंगे और ऐसे ही करके रखेंगे। कब तक रेस करके रखेंगे? जब तक कि वो होश में ना आ जाए। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, पानी के छींटे मुंह पे मार सकते हैं, लेकिन मुंह में पानी नहीं डालना है, एक बूंद भी नहीं डालना है। और आपको लग रहा है कि उसको उल्टी आने वाली है या आ सकती है, तो उसको तुरंत पैर नीचे करके करवट दिला देनी है। अगर आपने उसको करवट नहीं दिलाई और पेशेंट ऐसे गा, तो क्या नुकसान होगा? ये जो उल्टी है उसके फेफड़े में चली जाएगी, क्योंकि जो हम कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे इन हैंड होता है, लेकिन जब हम बेहोश है तो हमारे हैंड में तो है नहीं, यानी हमारा विंड पाइप वो खुला हुआ है ना? हमारा विंड पाइप खुला हुआ है। जब हम बेहोश होते हैं या सोते हैं तो हमारा जो सांस की नली है वो तो बराबर खुली हुई है, और जब हम जगे होते हैं तभी तो हम, मान लिया हमें पानी पीना है तो हम पानी तभी तो पी पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पानी पिया और हमारी बिना मर्जी के अंदर चला गया, लेकिन हवा तो ऐसी है ना, अपने आप अंदर जाती है फिर बाहर आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विंड पाइप खुला हुआ है। मरीज अगर बेहोशी की हालत में है तो विंड पाइप खुला हुआ है और जो खाने की नली है वो बंद है, तो अगर आप पानी दोगे तो क्या होगा? वो सीधा सांस की नली में ही जाएगा, और सांस की नली में जाके एक मुसीबत में तो पहले से था, दूसरी मुसीबत हमने उसको दे दी, ठीक है? तो वो बच सकता था, लेकिन मैं कहूँगा कि हमने ही उसको निपटा दिया, है ना? हमारी गलती से वो चला जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी, किसी को नहीं करनी। अब हमने देखा कि हमेशा ना कैरोटिड पल्स को फील करने का कोशिश करें कि मैंने बताया कि रेडियल जो पल्स होती है उसमें कभी कभी फील नहीं होती बीपी लो होने पे, तो आप अपना टाइम इधर ना जाया करते हुए सीधा अपना कैरोटिड पल्स ही फील करें। पहले अपनी फील करें, फिर अपने घर में एक दो लोग की देखें, और सबको आनी चाहिए फील करनी। आपने देखा बहुत आराम से फील हो रही है, बढ़िया है, बट अब मैं फील कर रहा हूँ मेरे को नहीं मिल रही है। मेरे पास मात्र 5 से 10 सेकेंड है ये चेक करने के लिए। मैंने देखा कैरोटिड पल्स जो है वो नहीं मिल रही है। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे
आपने इधर एक हाथ लगा दिया और दूसरा ऐसे दबा दिया, ठीक है। अब बदला दोनों चेक कर रहे हो एक साथ, ये कभी नहीं करना, क्योंकि क्या है ना, हमारे पास दो ही आर्टरी है, मेन दो आर्टरी। हमारे आपने दोनों हाथों से वही चेक करने बैठ गए तो उसको ब्रेन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो हमें सिर्फ एक ही साइड का चेक करना रहेगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्लियर हो गया है कि इनको ना हमें पल्स मिल रही है ना इनकी सांस चल रही है। सर थोड़ा सा ना मेरी तरफ से रखो। देखिए ये ऊपर लेटे हैं मेज पे, इसीलिए वो पोजीशन नहीं बन रही। अब ये समझिए पोजीशन बेड की है ना। सबसे पहले हम क्या पोजीशन चेक करेंगे, जो नीचे की सरफेस है वो मजबूत है या नहीं, ठीक है। जो कंडीशन इनकी उसके हिसाब से सोचिए। पता चला आपने स्कूल की बेंच पे लिटा दिया और आप सीपीआर करने बैठे हो, बेंच ही टूट गई, है ना। तो हमेशा इस चीज के लिए कंफर्म करेंगे कि जो आपकी सरफेस है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दो लोगों का लोड ले सके, क्योंकि एक तो पेशेंट का लोड है प्लस आप भी ऊपर से सीपीआर करोगे तो वो भी लोड ही आएगा। तो नीचे की सरफेस एकदम फ्लैट होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि आप इस काम को जमीन पे करें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें पेशेंट मिले हैं बेड पे। तो अब हमें आप लोग भी करेंगे ऐसा। जो आपका डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड कौन सा है? मेरा तो राइट है, आपका कौन सा है? ठीक है, तो मेरा राइट है डोमिनेंट है। तो ऐसे जिसका अगर किसी का लेफ्ट है तो अपना लेफ्ट हैंड आगे कर लो। तो मेरा तो राइट है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक करेंगे, कर लिया, ये पोजीशन बन गई आपकी। अब ये फिस्ट ऑफ द हो गया, ठीक है, फिस्ट बन चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको जो हील ऑफ द पाम है ये ऐसे आपने लॉक कर लिया। ये आपके जो एल्बो हैं ये बेंड नहीं होने, बिल्कुल सीधे रहने, बिल्कुल सीधे। ये पोजीशन बन गई है ऐसे, ठीक है। ये पोजीशन बन गई है आपकी। पेशेंट के आपको बिल्कुल क्लोज ही रहना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, जो जहाँ पे ये स्टर्नम एंड होगी, ये स्टर्नम है, आप फील करोगे यहाँ पे हड्डी खत्म हो जाती है, उससे लगभग 2-3 इंच ऊपर ऐसे आप अपनी फिंगर रखें और ये जो आपने फिस्ट बनाई थी इसको इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दें सेंटर ऑफ द चेस्ट। क्लियर है? क्योंकि मेरी पोजीशन इनके ऊपर बन नहीं रही है क्योंकि ये मेज ऊंची है, ठीक है। तो मैंने एक तो करना क्या है, ये लॉक नहीं, इसको लॉक कर लीजिए, इसको बैंड नहीं करना किसी भी हाल में, ठीक है। ये आपने सीधा रख लिया। ये जो आपके शोल्डर हैं, ये वाले शोल्डर आपके इनके शोल्डर के ऊपर आने हैं, ऐसे पोजीशन क्या रहेगी, मेन पोजीशन का ही खेल है। मैं आपको बताऊं बहुत सारे हमारे स्टाफ भी हैं जिनको ये काम नहीं आता करना, ठीक है। रीजन क्या है, वो देख लेंगे हाँ जी सीपीआर तो ऐसे होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। अब ऐसे करके तो नहीं होगा ना, करना क्या होगा, एक्चुअली मेज ऊंची है इसलिए मैं ये आपने सेंटर ऑफ द चेस्ट पे अपना हील ऑफ द पाम ले लिया, ये लिया और आप ऐसे, अभी भी ये ऊंचा है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब मेरा जो शोल्डर है इनके यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऐसे, समझ गए आप, बिल्कुल ऐसे। इसीलिए मैंने कहा था जमीन अच्छी रहती, तो कोई बात नहीं। तो आपको बिल्कुल सीधा आपका जो शोल्डर है, ये वाला शोल्डर आपका इसके ऊपर आना चाहिए, ये पोजीशन मिलेगी आपको, ये आपका सीधा ऐसे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपकी जो ये स्पीड है, प्रेशर जो है वो लगभग इतना होना चाहिए कि 2 इंच, ऐसा नहीं कि बस आप सीपीआर कर रहे हैं तो उसकी हड्डी तोड़ दी हमने, है ना। इतना प्रेशर नहीं देना है कि हमने हमारे कोई कम एज का है, मान 14-15 साल का बच्चा है, अब आप सीपीआर कर रहे हो, इनकेस मान ली जरूरत ही पड़ गई, कभी भी हो सकता है तो किसी के साथ भी, अब आपने उसकी इतना प्रेशर दिया कि उसकी रिब से तोड़ दी, तो हम उसकी जान बचाने के बजाय हमसे उसकी हड्डी टूट गई, और है ना, वो नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वो जो प्रेशर है लगभग 2 इंच के करीब होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा कम रखोगे तो हार्ट पंप नहीं करेगा। तो ये हमने ऐसे पोजीशन ले ली, इसको लॉक कर लिया, शोल्डर ऐसे आगे ले लिया। अब हम कितनी स्पीड से करेंगे,
हम करेंगे 100 से 120 पर मिनट की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 100 से 120। मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सेकंड है ना, एक सेकंड में 2 बार, मतलब वही हुआ 1 मिनट में 100 से 120 हमें स्पीड रखनी है। तो हम कंटिन्यू करेंगे 1 2 3, मैं प्रेशर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ इनको, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा हम कब तक करेंगे? 30 बार तक। 30 बार के बाद हमको टू रेस्क्यू ऑफ ब्रीथ देनी है। टू रेस्क्यू ऑफ ब्रीथ क्या होती है? हेड डाउन चेन अप, ठीक है। तो ऐसे करके हमें, ये पोजीशन है इनकी, देख लीजिए। नाक को पिंच करना है, मुंह खोल लीजिएगा। यहाँ से आपको इनका मुंह खोलने की कोशिश करनी है, नोज को पिंच कर देंगे, कर दिया। तो फिर आप सीपीआर कर रहे थे, 30 जब आप कर लोगे, स्पीड क्या रहेगी? 100 से 120 पर मिनट। जब आप गिन लोगे कि मेरे 30 हो गए हैं, तो उसके बाद आपको टू रेस्क्यू ऑफ ब्रीथ देनी है, ठीक है। तो इनका नाक पिंच कर लेंगे और जोर से हवा भरेंगे अपने अंदर, ठीक है, और इनके मुंह में फूंक देंगे, ठीक है, 2 बार। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू सीपीआर करेंगे। और वही एक बार मैं पूरा स्टेप करके बताता हूँ। ये पोजीशन अभी सही नहीं बन रही है मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरे शोल्डर के ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। उसके बाद टू रेस्क्यू ऑफ ब्रीथ, गहरी सांस ली और मुंह में छोड़ी, एक बार फिर 2 बार, ऐसे करके छोड़ी। अब मान लिया सपोज करिए ये तो स्ट्रेंजर है, अब पता नहीं इनको कोई कोविड हो, कोई टीबी हो, हम तो नहीं दे सकते सांस, फिर क्या करें? ऐसी कंडीशन आ सकती है ना कि आप माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं दे सकते। भैया अगर आपकी फैमिली के हैं तो आप तो फट से कर दोगे इस काम को, जान बचानी कैसे भी करके। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है तो फिर हम एक तरीका ये भी है कि एक रुमाल ले लें, वो उसके मुंह पे रख दें, ठीक है, और फिर उसमें गहरी सांस हम अपनी भरें और उसमें फूंक दें। नाक जरूर पिंच करनी है, इसको पिंच नहीं करेंगे तो यहाँ से हवा निकल जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको भी क्लियर हुआ सर? है?